नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट और सी टेट के लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट लाइनर्स की ये वीडियो। और सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे सुपर टेट लाइनर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सुपर टेट लाइनर्स की। तो पहला पॉइंट है आज के सुपर टेट लाइनर्स में कि बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर, ठीक है, उपनाम से भी जाना जाता है। तो नोट कीजिएगा, अगर पूछा जाए निम्न में से किसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, तो बेंगलुरु को आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे, बेंगलुरु, ठीक है। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप लोग बेंगलुरु टिक करेंगे, अंतरिक्ष का शहर उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबॉर्जिन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन होंगे, आपको एबॉर्जिन्स टिक करना होगा, राइट आंसर एबॉर्जिन्स, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अमरूद और केला किस प्रकार के फल हैं? अमरूद और केला किस प्रकार के फल हैं? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, ये सरल फल हैं। कैसे हैं? सरल फल, ठीक है। अमरूद कॉमा केला पूछे जाए किस प्रकार के फल की श्रेणी में आते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सरल फल कहे जाते हैं। कैसे? सरल फल, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, घरों की विद्युत धारा कैसी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। कैसी होती है? प्रत्यावर्ती की धारा, ठीक है। जो हम लोगों के घरों में विद्युत धारा है, ये कैसी धारा है? ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। चार ऑप्शन में राइट आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, चार ऑप्शन में पूछा जाएगा इस तरह की, बताइए धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो किसके कारण होता है? धातुओं में विद्युत चालन किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुओं में विद्युत चालन होता है। तो याद रखिएगा कि बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर उपनाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं। अमरूद कॉमा केला ये सभी किस प्रकार के फल की श्रेणी में हैं? तो सरल फल कहे जाते हैं, ठीक है। घरों के विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, और धातुओं में विद्युत चालन अगर पूछा जाए किसके कारण होता है, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत चालन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सभी टॉपिक से प्रश्न है सुपर टेट लाइनर्स में, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर डालिए, पूरी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। आपको निश्चित तौर पर यहाँ से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे, सुपर टेट लाइनर से काफी प्रश्न मिलेंगे, चाहे यूपी लेखपाल हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, ठीक है। तो हर टॉपिक से प्रश्न है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है। किससे हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है। आपको यह भी नोट रखना है कि पूछ लिया जाता है कि बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। चार ऑप्शन होंगे, जैसे कैमी दे दिया, कैमा दे दिया, ठीक है, और किमी दे दिया। तो राइट आंसर आप लोग कैमी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैमी। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कैमी शब्द से हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक विज्ञान, नोट कीजिएगा, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता लेबोशियो को माना जाता है। किसे माना जाता है? लेबोशियो को। काफी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता लेबोशियो को माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, ये नोट कर लीजिए, प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो चतुर्थ अवस्था याद रख लीजिए, प्लाज्मा होती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था पूछी जाए तो चार ऑप्शन में राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? आपको प्लाज्मा भी दे देंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी दे देंगे, और भी दो अन्य ऑप्शन दे देंगे जो गलत होंगे। तो पदार्थ की अगर चतुर्थ अवस्था पूछते हैं तो राइट आंसर प्लाज्मा लगाएंगे। इसी तरीके से पदार्थ की पांचवी अवस्था भी पूछी जा सकती है। तो तीन तो गलत होंगे, चौथा आंसर आप राइट सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स से भी प्रश्न लिए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो देखते हैं अगला पॉइंट है, प्रेरक का मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पर मात्रक से ले लिया गया है, ठीक है। प्रेरक का मात्रक हेनरी, हेनरी, ठीक। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? वेबर। तो नोट कीजिएगा, प्रेरक का मात्रक क्या है? प्रेरक का मात्रक है हेनरी।
और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। ठीक है, एक ही पॉइंट में दो प्रश्न ले लिए हैं। तो अगर प्रेरक का मात्रक पूछा जाए तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हेनरी भी दे दिया, वेबर भी दे दिया, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, लक्स, चार ऑप्शन हो गए। तो राइट आंसर प्रेरक के लिए हेनरी सेलेक्ट करेंगे। और अगर चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जा रहा मात्रक तो वेबर सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? वेबर। इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, मात्रक की बात की जा रही है तो मात्रक में सुन लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, जैसे कि नोट कीजिएगा, नोट कीजिए कि अगर प्रेरक का मात्रक पूछा तो हेनरी है। इसी तरीके से ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछ लिया, ज्योति फ्लक्स का, तो ज्योति फ्लक्स का होगा ल्यूमेन। क्या होगा? ल्यूमेन। नोट कीजिए, ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसी तरीके से प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व, इसका मात्रक पूछें तो लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्स। ठीक है, लक्स। और इसका संकेत स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल एल, स्मॉल एक्स, लक्स का संकेत है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपको और भी नोट कर लेने चाहिए जो मात्रक वाले प्रश्न हैं। जैसे कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक पूछ लिया, तरंग दैर्घ्य का बताइए मात्रक क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक है वो होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होगा। और इसका जो साइन होता है ये होगा ए के ऊपर ये डिग्री का साइन। ठीक है, तो ये है एंगस्ट्रॉम का साइन। तो याद रखिए, अगर पूछा जाए तरंग दैर्घ्य का तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, प्रदीप्ति घनत्व का तो लक्स होगा, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स वेबर हो जाएगा और प्रेरक का हेनरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर विद्युत धारिता का पूछते हैं, विद्युत धारिता का, तो इसका होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। इसका संकेत कैपिटल एफ हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा? फैरड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मात्रक वाले प्रश्न, मात्रक वाले प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, समय का जानते ही हैं, सेकंड होगा। कार्य और ऊर्जा का जो जूल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ऊष्मा गतिक ताप का केल्विन होता है। तो इसी तरीके से अन्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को 102 बार देखिए, सभी जो भी मैंने अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बोले हैं वो भी आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी अगर मात्रक का प्रश्न मिलता है तो उससे आपको रिलेट करके अन्य मात्रक वाले प्रश्न भी पढ़ लेने हैं साथ ही साथ। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, देखिएगा, अगला पॉइंट है कि भारी जल की खोज कब हुई? भारी जल की खोज, एक प्रश्न यहीं से बनता है कि 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज हुई। कब हुई भारी जल की खोज? 1932 ईस्वी में। और किसने की? तो ये भी प्रश्न एक बन जाता है कि बताइए भारी जल की खोज किसने की? तो यूरे और वाशबर्न, यूरे और वाशबर्न ने, इन्होंने भारी जल की खोज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारी जल की खोज कब हुई? तो 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज हुई और यूरे और वाशबर्न ने भारी जल की खोज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर टेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगला प्रश्न है, देखिएगा, अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी नोट करने वाला प्रश्न है। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान, तो नोट कर लीजिए, नई दिल्ली में स्थित है। कुड़नकुलन, कुड़नकुलन परमाणु विद्युत गृह, कुड़नकुलन परमाणु विद्युत गृह, तो ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है कुड़नकुलन परमाणु विद्युत गृह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान नई दिल्ली में है, पूछ लिया जाता है, बताइए अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ठीक है, देहरादून, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे नई दिल्ली। ठीक है, कुड़नकुलन परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है परख नली। नोट कीजिएगा, परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिए, परख नली के अंदर। राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे परख नली के अंदर ही परख नली शिशु के मामले में निषेचन होता है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट उपग्रह, ठीक है, ये उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। और किस यान के द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975, नोट कीजिएगा इसकी तारीख, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। और किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो इसे भी नोट करिए, कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस से आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इस यान से, किस प्रक्षेपण यान से? तो कॉस्मोस, ये भी याद कर लीजिए। और किस तारीख में? तो 19 अप्रैल 1975। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका प्रक्षेपण यान भी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रक्षेपण यान से, और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ईयर भी। तो दो प्रश्न तो यहाँ से साफ साफ बन रहे हैं कि कब? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। और किस प्रक्षेपण यान से? तो कॉस्मोस। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? अंटार्कटिका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो कैप्टन जॉन डेविस, कैप्टन जॉन डेविस ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 4 ऑप्शन में राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए कैप्टन जॉन डेविस, ठीक है, कैप्टन जॉन डेविस। अगला पॉइंट है, देखिए, राज्यों के गठन से संबंधित, राज्यों के गठन से संबंधित, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश का पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956, लेकिन अगर गोवा राज्य का पूछा जाए तो नोट कीजिएगा, गोवा राज्य के लिए, गोवा राज्य के लिए नोट कीजिएगा, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987, ठीक है, 1987 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना नोट कीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो याद कर लीजिए 1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कॉस्मॉस प्रक्षेपण यान के द्वारा हुआ। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जॉन डेविस ने की। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। सुपरटेट लाइनर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है, देखिए, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कि कोई शब्द दे दिया और पूछ लिया कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो जैसे स्लेटमेट, ठीक है, स्टेलमेट शब्द है, स्टेलमेट शब्द है, तो ये शब्द आपको किस खेल से संबंधित है? तो स्टेलमेट ये शतरंज से संबंधित है। साथ ही साथ टच लाइन ये जो है फुटबॉल से, टच लाइन किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा, स्टेलमेट अगर पूछें तो शतरंज से है, और अगर टच लाइन पूछते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है। एक ही साथ 2 प्रश्न ले लिए हैं। तो स्टेलमेट शतरंज से है और टच लाइन फुटबॉल से है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉलिटी से है। संविधान निर्माण के समय, अगर जब संविधान बना था तो उस समय की अगर बात करें तो कितनी अनुसूचियां थी? 8, कितनी? 8, ठीक है। और अगर वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। तो याद रखिएगा, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां? तो 8 थी, और अगर वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान का भाग 1, नोट कीजिएगा, संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 2 किससे? नागरिकता से संबंधित है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा, सुनिएगा, कि बताइए संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। या ऐसे भी बन सकता है कि बताइए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से कौन सा भाग संबंधित है संविधान का? तो राइट आंसर भाग 1 होगा। वहां पर आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 होगा, ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन भाग 1 आपको सेलेक्ट करना है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, ठीक है। और अगर नागरिकता से संबंधित पूछते हैं तो भाग 2, या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि संविधान का भाग 2 किस से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता से। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रथम महिला के बारे में बात की गई है, वो भी राज्यसभा से, ठीक है। तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव वी.एस. रमा देवी, ये राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी, वी.एस. रमा देवी। नोट कर लीजिएगा, वी.एस. रमा देवी, ये राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नोट कीजिएगा, राज्यसभा का अगर पदेन अध्यक्ष पूछें तो ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, सभापति की बात करें, सभापति की बात करें, तो ये अध्यक्ष ही क्या क्या होते हैं? नोट कीजिएगा, अध्यक्ष ही सभापति होते हैं। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें या उपसभापति की बात करें तो नोट कीजिएगा, उपसभापति किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है, लेकिन वो क्या हो? उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। नोट कीजिएगा पॉइंट, कि राज्यसभा का उपसभापति किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल क्या, इनका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, चेत्रा भूमि। क्या है? चेत्रा भूमि, चेत्रा भूमि।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह का अगर पूछा जाए तो इनका समाधि स्थल है किसान घाट। क्या है? किसान घाट। 4 ऑप्शन होंगे जैसे इसी में दे दिया गया, ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल क्या है, तो राजघाट, स्थल चेत्रा भूमि, किसान घाट या इनमें से कोई नहीं। तो बी आर अम्बेडकर जी का पूछा जा रहा है तो चेत्रा भूमि लगाइए, ठीक है। और अगर चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल पूछा जा रहा है तो किसान घाट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फैक्ट को तैयार रखना है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जा सकता है। तो 4 ऑप्शन होंगे इस तरह से कि मतलब कि जैसे उसमें से राइट आंसर आप यही सेलेक्ट करेंगे कि जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है लेकिन वो क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। प्रश्न आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, तो नाम याद कर लीजिए आराम शाह। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी ये भी याद रखने वाला प्रश्न है। 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन होंगे, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे देते हैं, 1680, 1681, 1682, ठीक है, 1675। तो राइट आंसर शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, संस्थापक से दे दिया जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद, ठीक है। और मौर्य वंश का पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, नोट कीजिएगा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। अगर न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम। और योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम और योग दर्शन पतंजलि। फिर से एक बार सुनिएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। इस तरह से पॉइंट्स को आपको तैयार रखना है, ठीक है। अब साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीआईएमपी फैक्ट भी आप तो नोट कीजिएगा कि अगर पूछा जाए द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा विस्कोमीटर। क्या होगा, VISCOMETER, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो है ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का पता किस उपकरण की सहायता से लगाया जाता है, तो याद रखिए सबमरीन, ठीक है, सबमरीन, SUBMARINE, सबमरीन। सबमरीन से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं, इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा पायरोमीटर। क्या होगा, पायरोमीटर। PY, नोट कीजिए, PYROMETER, ये होगा पायरोमीटर, ठीक है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर, नोट कीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। और ये भी याद रखिए कि विभवांतर कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो विद्युत धारा कैसी राशि है, ये भी याद रखना है। तो विद्युत धारा भी अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा, नोट कीजिएगा, विद्युत धारा ये भी अदिश राशि है और विभवांतर भी अदिश राशि है, ठीक है। आपको विद्युत धारा का मात्रक याद रखना है, विद्युत धारा का मात्रक याद रखना है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्पियर। तो इस तरह के फैक्ट्स भी आपको याद रखना। कुछ फैक्ट आपको कंप्यूटर से भी देख लेने चाहिए, जैसे कि थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। कुछ फैक्ट हैं जैसे फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं। एल्गोल, ठीक है, ALGOL, एल्गोल। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होगा, ALGORITHMIC, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, LANGUAGE, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिएगा, इसी सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट आपको देखने चाहिए, जैसे कि HTML, तो HTML का फुल फॉर्म होगा HTML का फुल फॉर्म होगा
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर फैक्स का पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फैक्स, FAX, फैक्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नोट कीजिएगा, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फॉर अवे जीरोक्स। क्या होगा? FAR फॉर अवे, AWAY अवे, जीरोक्स XEROX फॉर अवे जीरोक्स। फैक्स फैक्स का फुल फॉर्म होगा फॉर अवे जीरोक्स। ठीक है, तो इस तरह के जो भी फुल फॉर्म होंगे उन्हें आपको याद रखना चाहिए। साथ ही जैसे LLL दे दिया गया, नोट कीजिएगा LLL, ठीक है, कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल L। इस तरह का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होगा लो लेवल, LEVEL, लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, LANGUAGE, लो लेवल लैंग्वेज, LLL का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अन्य को देखते हैं, ठीक है, WWW, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है WWW का, तो इसका होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WORLD, वर्ल्ड वाइड, WIDE, वाइड, वेब, WEB, तो ये WWW का फुल फॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर WAN का फुल फॉर्म पूछें, नोट कीजिएगा, WAN का फुल फॉर्म पूछें तो इसका होगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक से पर डे रिवीजन करना है, सुपर टेट के लिए, साथ ही साथ यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, सभी टॉपिक्स नोट कीजिएगा। कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ किस किस के मध्य हुई हैं, इन्हें भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि सुनिएगा कि हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध कब हुआ, तो हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध 327 से 326 ईस्वी पूर्व, 327 से 326 ईस्वी पूर्व में, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। किसके? सिकंदर एवं पोरस के बीच में हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध हुआ था। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ सुनिएगा, जैसे कलिंग का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो कब हुआ, सबसे पहले यही देखिएगा। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक एवं कलिंग के शासक, के बीच में हुआ था। अशोक एवं कलिंग के शासक के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसी तरीके से अन्य फैक्ट भी आपको देखने चाहिए। जैसे कि इम्पॉर्टेंट में है पानीपत का प्रथम युद्ध, नोट कीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो नोट कीजिएगा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर द्वितीय युद्ध पूछें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। ठीक है, 1556 ईस्वी में ये हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच में। किसके? अकबर एवं हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 का। ठीक है, और अगर पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध, नोट कीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ, तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से पानीपत का तृतीय युद्ध भी है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, ये कब हुआ था, तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो युद्ध के जो प्रश्न हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके रचयिता या लेखक हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पंचतंत्र इम्पोर्टेंट है, पंचतंत्र नोट कीजिए पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र काफ़ी सुना होगा। तो विष्णु शर्मा, इसके रचयिता कौन है पंचतंत्र के? विष्णु शर्मा जी